नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। हम पढ़ रहे हैं एक दुनिया समानांतर से कहानियाँ। तो इस कहानियों की श्रेणी में यह हमारी तीसरी कहानी है, मेरा दुश्मन, जिसके जो है लेखक हैं तो कृष्ण बलदेव वैद्य जी की ये कहानी है। ये पति पत्नी और एक मित्र पर आधारित है, और मित्र कहें या दुश्मन, लेकिन ये जो है ये जो कहानी है इसका नाम है मेरा दुश्मन, शीर्षक है मेरा दुश्मन। तो कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए और कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप पूरा वीडियो देखना की कृपा करें, जब भी आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आप यूपीएससी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं या आपके हिंदी बुक में ये कहानी दी है तो हम जिस प्रकार से आपको बताएंगे उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो आप कहानी देख सकते हैं और कहानी सुनने में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो आप कहानी सुन सकते हैं। तो चलिए कहानी को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी है इसमें, वह इस समय दूसरे कमरे में बेहोश पड़ा है। कहानी फ्लैशबैक में गई है, उसके बाद आएगी आगे सामने निकल के। तो कह रहा है, वह इस समय दूसरे कमरे में बेहोश पड़ा है। आज मैंने उसकी शराब में कोई चीज़ मिला दी थी कि खाली शराब व शरबत की तरह गट पी जाता है और उस पर कोई ख़ास असर नहीं होता। आँखों में लाल डोरे से झूलने लगते हैं, माथे के सिकने पसीने में भीगकर दमक उठती हैं, होठों का जहर और उजागर हो जाता है और बस होशो हवास बदसूरत कायम रहते हैं। हैरान हूँ कि यह तरकीब मुझे पहले अब कभी क्यों नहीं सूझी। शायद सूझी भी हो और मैंने कुछ सोचकर इसे दबा दिया हो। मैं हमेशा कुछ न कुछ सोचकर कई बातों को दबा जाता हूँ। आज भी मुझे अंदेशा तो था कि वह पहले की घूंट में जायका पहचान कर मेरी चोरी पकड़ लेगा, क्योंकि वो पहले भी मिलाता था जायके में। लेकिन गिलास ख़त्म होते होते उसकी आंखें बुझने लगी और मेरा हौसला बढ़ गया था। जी में आया था कि उसी क्षण उसकी गर्दन मरोड़ दूं, लेकिन फिर नतीजों की कल्पना से दिल दहल कर रह गया था। मैं समझता हूँ कि हर बुज़दिल आदमी की कल्पना बहुत तेज़ होती है, हमेशा उसे हर खतरे से बचा ले जाती है। फिर भी हिम्मत बांधकर मैंने एक बार सीधे उसकी ओर देखा जरूर था। इतना भी क्या कम है कि साधारण हालात में मेरी निगाहें सहमी हुई सी इसके इधर उधर फड़फड़ाती रही हैं। साधारण हालत में मेरी स्थिति उसके सामने बहुत असाधारण रहती है। खैर, अब उसकी आंखें बंद हो चुकी थी और सिर झूल रहा था। एक ओर लुढ़क कर गिर जाने से पहले उसकी बाहें दो लदी हुई ढीली टहनियों की सुस्त सी उठान से साथ मेरी ओर उठ आई थी। उसे इस तरह लाचार देखकर भ्रम हुआ था कि वह दम तोड़ रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह मुझे किसी भी क्षण उछलकर खड़ा हो सकता है। होश संभालने पर वह कुछ कहेगा नहीं, उसकी ताकत उसकी खामोशी में है। बातें वह उस ज़माने में भी बहुत कम किया करता था, लेकिन अब तो जैसे बिल्कुल गूंगा हो गया है। उसकी गूंगी अवहेलना की कल्पना मात्र से मुझे दहशत हो रही है। कहा ना कि मैं एक बुज़दिल इंसान हूँ। वैसे मैं न जाने कैसे समझ बैठा था कि इतने अरसे की अलहदगी के बाद अब मैं उसके आतंक से पूरी तरह आज़ाद हो चुका हूँ। इसी खुश फहमी में शायद उस रोज़ उससे मैं अपने साथ ले आया था। शायद मन में कहीं उस पर रोब गांठने नीचे दिखाने की दुराशा भी रही हो सकता है कि मैंने सोचा हो कि वह मेरी जीती जागती खूबसूरत बीवी
चहकते मटकते तंदुरुस्त बच्चे और आरास्ता परास्ता आलीशान कोठी को देखकर खुद ही मैदान छोड़कर भाग जाएगा और हमेशा के लिए मुझे उससे निजात मिल जाएगी। शायद मैं उस पर यह साबित कर दिखाना चाहता था कि उससे पीछा छुड़ा लेने के बाद किस खुशगवार हद तक मैंने अपनी ज़िंदगी को संभाल संवार लिया है। लेकिन ये सब लंगड़े बहाने हैं। हकीकत शायद यह है कि उस रोज़ मैं उसे अपने साथ नहीं लाया था, बल्कि वह खुद ही मेरे साथ चला आया था। जैसे मैं उसे नहीं बल्कि वह मुझे नीचा दिखाना चाहता हो। जाहिर है कि उस समय एक बारीक बात मेरी समझ में नहीं आई होगी। मौके पर ठीक बात मैं कभी नहीं सोच पाता। यही तो मुसीबत है। वैसे मुसीबतें और भी बहुत हैं, लेकिन उन सब का जिक्र यहाँ बेकार होगा। खैर, माला के सामने उस रोज़ मैंने इसी किस्म की कोई लंगड़ी सफाई पेश करने की कोशिश की थी और उस पर कोई असर नहीं हुआ था। वह उसे देखते ही बिफर उठी थी। सबसे पहले उसकी बेवकूफ़ी और सारी स्थिति का एहसास शायद मुझे उसी क्षण हुआ था। मुझे उस कमबख्त से वहीं घर से दूर उस सड़क के किनारे किसी न किसी तरह निपट लेना चाहिए था। अगर अपनी उस सहमी हुई खामोशी को तोड़कर मैंने अपनी तमाम मजबूरियां उसके सामने रख दी होती, माला का एक खाका सा खींच दिया होता, साफ साफ उससे कह दिया होता, देखो गुरु, मुझ पर दया करो और मेरा पीछा छोड़ दो, तो शायद वहीं हम किसी समझौते तक पहुंच जाते। और नहीं तो वह मुझे कुछ मोहलत तो दे ही देता। छूटते ही दो मोर्चों को एक साथ संभालने की दिक्कत तो पेश न आती। कुछ भी हो, मुझे उसे अपने घर नहीं लाना चाहिए था, लेकिन अब यह सारी समझदारी बेकार थी। माला और एक दूसरे को यूं घर घूर रहे थे जैसे दो पुराने और जाने दुश्मन हो। एक क्षण के लिए मैं यह सोचकर आश्वस्त हुआ कि माला सारी स्थिति खुद संभाल लेगी, और फिर दूसरे ही क्षण में माला की मलामत की कल्पना कर सहम गया था। बात तो मजाक में घोल देने की कोशिश में मैंने एक खास गीले लहजे में, जो मेरे पास ऐसे नाजुक मौके के लिए सुरक्षित रहता है, कहा था, डार्लिंग, जरा रास्ता तो छोड़ो कि हम बहुत लंबी सैर से लौटे हैं। जरा बैठ जाएं तो जो सज़ा दी जाए दी आए, दे देना, जो सज़ा देना हो दे देना, लेकिन डार्लिंग प्लीज़ हट जाओ ना सामने से। बहुत लंबी सैर से आया हूँ, लंबी सैर से लौटा हूँ, बैठने दो। वह रास्ते से तो हट गई थी, लेकिन उसके तनाव में कोई कमी नहीं हुई थी और ना ही उसने मुझे बैठने भी नहीं दिया। साथ ही उस मुर्दार ने मेरी तरफ यूँ देखा था जैसे कह रहा हो, तो तुम वाकई इस औरत के गुलाम बनकर रह गए हो। और खुद मैं उन दोनों की तरफ यूँ देख रहा था जैसे एक ही नज़र बचाकर दूसरे से कोई साजिश संबंध पैदा कर लेने की ख्वाहिश हो। फिर माला ने मौका पाते ही मुझे अलग से जाकर डांटना डपटना शुरू कर दिया था। मैं पूछती हूँ कि यह तुम किस आवारागर्द को पकड़कर साथ लाए हो? ज़रूर कोई तुम्हारा पुराना दोस्त होगा, है ना? इसे इतने बरस शादी को हो चले, लेकिन तुम अभी तक वैसे के वैसे ही हो। मेरे बच्चे उसे देखकर क्या कहेंगे? पड़ोसी क्या सोचेंगे? अब कुछ बोलोगे भी? बोलो। मैं हैरान था कि क्या बोलूं। माला के सामने मैं बोलता कम हूँ, ज़्यादा समय तौलने में बीत जाता है और उसका मिजाज और बिगड़ जाता है। वैसे उसका गुस्सा बजा था, उसका गुस्सा हमेशा बजा होता है।
हमारी कामयाब शादी की बुनियाद भी इसी पर कायम है। उसकी हर बात हमेशा सही होती है और मैं अपनी हर गलती को चुपचाप और फ़ौरन कबूल कर लेता हूँ। ऊपर से वह कुछ भी क्यों ना कहे, उसे मेरी फरमाबरदारी पर पूरा भरोसा है। बीच बीच में महज मुझे खुश कर देने के ख्याल से वह इस किस्म की शिकायतें ज़रूर कर दिया करती है। तुम्हें ना जाने हर मामूली से मामूली बात पर मेरे खिलाफ डट जाने में क्या मज़ा आता है। मानती हूँ कि तुम मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार हो, लेकिन कभी कभी मेरी बात रखने के लिए ही सही। मुझे उसके ये झूठे उल्हाने बहुत पसंद हैं। गो मैं उनसे ज़्यादा खुश नहीं हो पाता, फिर भी मैं समझती कि इनसे मेरा भ्रम बना रहता है और मैं जानता हूँ कि बागडोर उसी के हाथ में रहती है और यह ठीक ही है। कह रहा है कि मेरी बीवी के हाथ में बागडोर मेरी ज़िंदगी का रहता है, ठीक ही रहता है। वो जो कहते हैं हम वही करते हैं। ज़्यादातर में हम शर्मिंदा होते हैं, हमारी गलती होती है। मुझे उसके ये झूठे उलाहने बहुत पसंद है। गो कि उसने ज़्यादा खुश नहीं हो पाता, फिर भी वह समझती है कि इनसे मेरा भ्रम बन रहता है। बागडोर ठीक है। तो माला दांत पिसकर कह रही थी, अब कुछ बोलोगे भी? मेरे बच्चे पार्क से लौटकर इन महसूस आदमी को बैठक में बैठा देखेंगे तो क्या कहेंगे? उस पर क्या असर होगा? उफ, इतना गंदा आदमी, सारा घर महक रहा है। बताओ ना, मैं अपने बच्चों से क्या कहूँगी? अब जाहिर है कि माला को कुछ भी नहीं बता सकता था, सो मैं सिर झुकाए खड़ा था और वह मुंह उठाए बहुत देर तक बरसती रही। वैसे यह साफ कर दूं कि वे बच्चे माला अपने साथ नहीं लाई, वे मेरे भी उतने ही हुई जितने उसके। लेकिन ऐसे मौके पर वह हमेशा मेरे बच्चे कहकर मुझसे उन्हें अलग यूँ कर लिया करती है जैसे कोई कीचड़ से लाल निकल रहा हो। कभी कभी मुझे इस बात पर दुख भी होता है, लेकिन फिर ठंडे दिल से सोचने पर महसूस होता है कि शारीरिक सच्चाई कुछ भी हो, रूहानी तौर पे बच्चे माला के ही हैं। उसके रंग ढंग में मेरा हिस्सा बहुत कम है और यह ठीक है, क्योंकि अगर वे मुझ पर जाते तो उन्हें भी मेरी तरह सीधा होने में न जाने कितनी देरी लग जाती। मैं खुश हूँ कि उनका भविष्य खूब रोशन है। उस रोशनी में मेरा हाथ बस इतना ही है। मैं उसका कानूनी और शायद जिस्मानी बाप हूँ। उसके लिए पैसे कमाता हूँ और दिलो जान से उसकी माँ की सेवा में दिन रात जुटा रहता हूँ। खैर, कुछ देर यूं ही सिर नीचा कर खड़े रहने के बाद आखिर मैंने निहायत अजीजाना आवाज़ में कहना शुरू किया था, अरे भाई, मैं तो उस कमबख्त को ठीक तरह से पहचानता भी नहीं। उसे दोस्ती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अगर रास्ते में कोई आदमी मिल जाए तो ना जाने मेरे फिक्रे का अंत क्यों कर होता है, शायद होता भी कि नहीं। लेकिन माला ने बीच में ही पांव पटक कर कह दिया, झूठ, सरासर झूठ बोल रहे हो। यह कहकर वह अंदर चली गई और मैं कुछ देर तक वहीं सिर नीचा किए खड़ा रहने के बाद वापस उस कमरे में लौट आया जहां वह बीड़ी पी रहा था और मुस्कुरा रहा था, जैसे सब जानता हो कि मैं किस मरहले से गुजर आ रहा हूँ। अब हुआ दरअसल यह था कि उस शाम माला से कुछ दूर अकेला घूम आने की इजाज़त मांगकर मैं यूं ही बिना मतलब घर से बाहर निकल गया था। आमतौर पर वह ऐसी इजाज़तें आसानी से नहीं देती है और ना ही मांगने की हिम्मत मैं कर पाता हूँ। बिना मतलब घूमना उसे बुरा लगता है और कहीं भी जाना हो, किसी से मिलना हो, कुछ भी करना हो या ना करना हो, मतलब का साफ और सही फैसला वह पहले से ही कर लेती है, ठीक ही करती है। मैं उसकी समझदारी की दाद देता हूँ। वैसे घर से दूर अकेला मैं किसी मतलब से भी नहीं जा पाता। मतलब की सोहबत की कुछ ऐसी आदत सी पड़ गई है कि उसके बिना सूना सूना सा लगता है। जब वह साथ रहती है
तो किसी किस्म का कोई उल जलूल विचार मन में नहीं आता। हर चीज़ ठोस और बामतलब दिखाई देती है। अंदर की हालात ऐसी रहती है जैसे माला के हाथों सजाया हुआ कोई कमरा हो, जिसमें हर चीज़ करीने से पड़ी हो, बेकायदगी की कोई गुंजाइश ना हो। और जब वह साथ नहीं होती तो वही होता है जो उस शाम हुआ, या फिर उसी किस्म का कोई और हादसा, क्योंकि उससे पहले वैसी बात कभी नहीं हुई थी। तो उस शाम ना जाने की धुन में मैं घर से बहुत दूर निकल गया था। आमतौर पर घर से दूर रहने पर भी मैं घर ही के बारे में सोचता हूँ, इसलिए नहीं कि घर के किसी किस्म की परेशानी है। गाड़ी न सिर्फ चल रही है बल्कि खूब चल रही है। बागडोर जब माला जैसी औरत के हाथ में हो तो चलेगी नहीं तो और क्या करेगी। घर में कोई परेशानी नहीं है। अच्छी तनख्वाह है, अच्छी बीबी है, अच्छे बच्चे हैं और बारसुख दोस्त उनकी बीवियां भी खूब हट्टी कट्टी और अच्छा सरकारी मकान, अच्छा खुशनुमा लान, पास पड़ोस भी अच्छा, महंगाई के बावजूद 2 वक्त का खाना भी अच्छा मिल रहा है और अच्छा बिस्तर, अच्छी तरह जिंदगी। मैं पूछता हूँ कि इसके अलावा और चाहिए भी क्या। एक अच्छे इंसान को फिर भी अकेला रहने पर घरेलू मामलों को बार बार उलट पुलट कर देखने से वैसा इम्तिनान मिलता है जैसा कि किसी की सेहतमंद आदमी को बार बार आईने में अपनी सूरत दिखाकर मिलता है। मेरा मतलब है कि वक्त अच्छी तरह से कट जाता है, ऊब नहीं होती। यह भी माला के ही सुप्रभाव का फल है। नहीं तो एक ज़माना था कि मैं हरदम ऊब का शिकार रहा करता था। मतलब हमेशा हठी ठिठोली करना इसको अच्छा लगता है। हो सकता है कि उस शाम दिमाग कुछ देर के लिए उसी गुजरे हुए ज़माने की ओर भटक गया हो। कुछ भी हो, मैं घर से बहुत दूर निकल गया था और फिर अचानक वह मेरे सामने आ खड़ा हुआ था। महसूस हुआ था जैसे मुझे अकेला देकर घात में बैठे हुए किसी खतरनाक अजनबी ने ही रास्ता रोक लेना चाहा हो। मैं ठिठक कर रुक गया था। उसकी सुस्ती हुई आंखों से फिसलकर मेरी निगाह उसकी मुस्कुराहट पर जा टिकी, जहां अब मुझे उसके साथ बिताए हुए गर्द आलूद जमाने की एक टिमटिमाती हुई सी झलक दिखाई दे रही थी। महसूस हो रहा था कि बरसों तक रूपोश रहने के बाद फिर मुझे पकड़कर किसी के सामने पेश कर दिया गया हो। मेरा सिर इस पेशी के ख्याल से दबक कर झुक गया था। या शायद कितनी ही देर हम सड़क के उस नंगे और आवारा अंधेरे में एक दूसरे से रूबरू खड़े हो रहे थे। अगर कोई तीसरा उस समय देख रहा होता तो शायद समझता कि हम लाश के सहारे सिरहाने खड़े और कोई प्रार्थना कर रहे हैं, एक दूसरे पर झपट पड़ने से पहले किसी मंत्र का जाप। वैसे यह सच है कि उससे पहचानते ही मैंने माला को याद करना शुरू कर दिया था कि हर संकट में मैं हमेशा उसी का नाम लेता हूँ। साथ ही वहाँ से दुम दबाकर भाग उठने की ख्वाहिश में ही मन में उठती रही थी, क्योंकि माला को बहुत डरता है। बीबी का सताया हुआ है, बीबी का गुलाम। एक उठती हुई सी तमन्ना यह भी हुई थी कि वापस घर लौटने के बजाय चुपचाप उस कमबख्त के साथ हो लूँ, जहाँ वह ले जाना चाहे चला जाऊँ और माला को खबर तक ना हो। इस विचार पर तब भी बहुत चौंका था और अब भी तक हैरान हूँ, क्योंकि आखिर उसी ने पीछा छुड़ाने के लिए भी ही तो मैंने माला की गोद में पनाह ली। अगर आज से कुछ बरस पहले मैंने उसके खिलाफ बगावत ना की होती तो, लेकिन उस भागने की बगावत का नाम देकर मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ।
मैंने सोचा था कि मेरा मुंह शर्म के मारे जल उठा था। मेरा मुंह अक्सर इसी आग में जलता रहता है। उस हरामजादे ने ज़रूर मेरी सारी परेशानी को भांप लिया होगा। उससे मेरी कोई कमजोरी छिपी नहीं है और उससे भागकर माला की गोद में पनाह लेने की एक बड़ी वजह यही थी। उसकी हंसी में मुझे सूखे पत्तों की हैबतनाक खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी और उस खड़खड़ाहट में उसके साए में गुजरे हुए ज़माने की बेशुमार यादें आपस में टकरा रही थी। बड़ी मुश्किल से आंख उठाकर उसकी ओर देखा था। उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ा हुआ था। मैं बिदक कर 2 कदम पीछे हट गया था और उसकी हंसी और ऊंची हो गई थी। कसे हुए दांतों से मैंने उसकी आंखों का सामना किया था, अपना हाथ उसके खुरदरे हाथ में देते हुए, और उसकी सांसों की बदसूरत हरारत अपने चेहरे पर झेलते हुए मैंने महसूस किया था जैसे इतनी मुद्दत आज़ाद रह लेने के बाद फिर अपने आप को उसके हवाले कर दिया हो। अजीब बात है, यह एहसास से जितनी तकलीफ़ मुझे होनी चाहिए थी उतनी नहीं थी। शायद हर भगोड़ा मुजरिम दिल से यही चाहता है कि कोई उसे पकड़ ले। घर पहुंचने तक कोई बात नहीं हुई थी। अपनी अपनी खामोशी में लिपटे हुए हम धीमे धामे चल रहे थे, जैसे कंधों पर कोई लाश उठाए हो। जब माला की डांट डपट सुन लेने के बाद मुंह बनाए मैं वापस बैठक में लौटा तो वह बज्जात मज़े में बड़ा बीड़ी पी रहा था। एक क्षण के लिए भ्रम हुआ वह जैसे मेरा कमरा उसी का हो। फिर कुछ संभाल कर उससे नज़र मिलाए बिना मैंने कमरे की सारी खिड़कियां खोल दी, पंखे को तेज से कर दिया और झुझलाई हुई ठोकर से उसके जूतों को सोफे के नीचे ढकेल दिया। रेडियो चलाना चाहता था लेकिन उसकी फटी हुई हंसी सुनाई दी और मैं बेबस हो उससे दूर हटकर चुपचाप बैठ गया था। जी में आया कि हाथ बांधकर उसके सामने खड़ा हो जाऊं और सारी हकीकत सुनाकर कह दूं, देखो दोस्त, अब मेरे हाल पर रहम करो और माला के आने से पहले चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। कहा भी होता तो सिवाय एक और जहरीली हंसी के उसने मेरी अपील का कोई जवाब ना दिया होता। वह बहुत जालिम है, हर बात की तरह तह तक पहुँचने का कायल और भावुकता से उससे सख्त नफरत है। उसे कमरे का जायजा लेते हुए मैंने दबी निगाह से उसकी ओर देखना शुरू कर दिया। टांगे समेटे हुए वह सोफे पर बैठा था, एक जानवर सा दिखाई दिया। उसकी हालत बहुत खस्ता दिखाई दी, लेकिन उसकी शक्ल अब भी मुझसे कुछ मिलती थी। इस विचार से मुझे कोफ्त भी हुई और एक अजीब किस्म की खुशी भी महसूस हुई। एक ज़माना था जब वही एकमात्र मेरा आदर्श हुआ करता था, जब हम दोनों घंटों तक एक साथ घूमा करते थे, जब हमने बार बार कई नौकरियों के साथ एक साथ इस्तीफे दिए थे, कुछ एक के लिए साथ निकाले गए थे, जब हम अपने आप को उन तमाम लोगों से बेहतर और ऊंचा समझते थे तो जो पिटाई लकीरों पर चलते हुए अपनी सारी ज़िंदगी एक बदनुमा और रिवायती घिरौंदे की तामीर में बर्बाद कर देते हैं। उनके दिमाग हमेशा उस घिरौंदे और चहारदीवारी में कैद रहते हैं, जिनके दिल सिर्फ अपने बच्चों की किलकारियाँ पर ही झूमते हैं, जिनकी बेवकूफ़ बीवियाँ दिन रात उन्हें तिगनी का नाच नचाती हैं और जिन्हें अपनी सफ़ेद पोशी के अलावा और किसी बात का कोई गम नहीं होता है। कुछ देर में उस ज़माने की याद में डूबा रहा। महसूस हुआ जैसे वह फिर उसी दुनिया से एक पैगाम लाया हो, फिर मुझे उन्हीं रोमानी वीरानाओं में भटका देने की कोशिश करना चाहता हो, जिससे भागकर मैंने अपने लिए एक फूलों की सेज संवार ली थी, जिस पर माला करीब हर रात मुझसे मेरी फरमा बरदारी का सबूत तलब किया करती है और जहां मैं बहुत
सुखी हूँ। वह मुस्कुरा रहा था जैसे मैंने उसके लिए उसके अंदर झांक लिया हो। उसे इस तरह आसानी से अपने ऊपर काबिज होते देखा। मैंने बात बदलने के लिए कहा, कितने रोज़ यहाँ ठहरोगे? उसकी हंसी से एक बार फिर हमारे घर की सजी संवरी फिजा दहल गई और मुझे खतरा हुआ कि माला उसी दम वहाँ पहुंचकर उसका मुंह नोच लेगी। लेकिन यह खतरा इस बात का गवाह है कि इसके बरसों का दास्ता के बावजूद मैं अभी तक माला को पहचान नहीं पाया। थोड़ी देर में एक बहुत खूबसूरत साड़ी पहने मुस्कुराते ही इठलाती हुई हमारे सामने आ खड़ी हुई। हाथ जोड़कर बड़े दिल फरेब अंदाज में नमस्कार करती हुई बोली, आप बहुत थके दिखाई देते हैं। मैंने गर्म पानी रखवा दिया है, आप वाश कर लें तो कुछ पीकर ताज़ा दम हो जाएं। खाना तो हम लोग देर से ही खाएंगे। मैं बहुत खुश हुआ। अब मामला माला ने अपने हाथों में ले लिया था और मैं यूं ही परेशान हो रहा था। मन हुआ कि उठकर माला को चूम लूं। मैंने कनखियां से उस हरामजादे की तरफ देखा। वह वाकई सहमा हुआ सा दिखाई दिया। मैंने सोचा, अब अगर कुछ खुद ब खुद ही ना भागा उठा तो मैं समझूंगा कि माला की सारी समझ, सीख और रूप रंग बेकार है। कितना लुत्फ आए अगर वह कमबख्त भी खड़ा होने के बजाय माला के दांव में फंस जाए और फिर मैं उससे पूछूं, अब बता साले, अब बता, समझ में आई? अब बात समझ में आई? मैंने आंखें बंद कर ली और उसे माला के इर्द गिर्द नाचते हुए, उस पर फिदा होते हुए, उसके साथ लेटे हुए देखा। एक अजीब राहत का एहसास हुआ। आंखें खुली तो वह गुस्ल खाने में जा चुका था और माला झुकी सोफे को ठीक कर रही थी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन फिर उसकी तनी हुई सूरत में घबरा कर नज़रें झुका ली। जाहिर था कि उसने अभी मुझे माफ़ नहीं किया था। नहाकर वह बाहर निकला तो उसने मेरे कपड़े पहने हुए थे। इस बीच माला ने बियर निकाल ली थी और उसका गिलास भरते हुए पूछ रही थी, आप खाने में मिर्च कम लेते हैं या ज़्यादा? मैंने बहुत मुश्किल से हंसी पर काबू किया। उस साले को खाना ही कब मिलता होगा, मैं सोच रहा था और माला की होशियारी पर खुश हो रहा था। कुछ देर हम बैठे पीते रहे। माला उससे घुल मिलकर बातें करती रही, उससे छोटे छोटे सवाल पूछती रही। आपको यह शहर कैसा लगा? बियर ठंडी तो है ना? आप अपना सामान कहाँ छोड़ आए? और वहाँ बंगले झांकता रहा। हमारे बच्चों ने आकर हम अपने अंकल को ग्रीट किया। बारी बारी उसके घुटनों पर बैठकर अपना नाम वगैरह बताया। एक दो गाने गाए और फिर गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चले गए। माला की मीठी बातों से यूँ लग रहा था कि जैसे हमारे अपने की हल्के का कोई बेताल्लुफ़ दोस्त कुछ दिनों के लिए हमारे पास आ ठहरा हो और उसकी बड़ी सी गाड़ी हमारे दरवाजे के सामने खड़ी हो। मैं बहुत खुश था और जब माला खाना लगवाने के लिए बाहर गई तो उस शाम पहली बार मैंने बेधड़क उस कमीने की तरफ देखा और 3-4 गिलास बियर के पी चुका था और उसके चेहरे की जर्दी कुछ कम हो रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में माला के बाहर जाते ही फिर वही जहर और चैलेंज आ गया था और मुझे महसूस हुआ जैसे वह कह रहा हो, बीबी तुम्हारी मुझे पसंद है, लेकिन बेटे उसे खबरदार कर दो, मैं इतना पिला नहीं जितना वह समझती है। एक क्षण के लिए मेरा जोश कुछ ढीला पड़ गया। लगा जैसे बात इतनी आसानी से सुलझने वाली नहीं। याद आया कि खूबसूरत और शेख औरतें इस ज़माने में भी उसे बहुत पसंद थी, लेकिन उसका जादू ज़्यादा देर तक नहीं चलता था। फिर भी मैंने सोचा
बात अब मेरे हाथ से निकल गई है और सिवाय इंतज़ार के मैं और कुछ नहीं कर सकता था। खाना उस रोज़ बहुत उम्दा बना था और खाने के बाद माला खुद उसे उसके कमरे तक छोड़ने गई थी, लेकिन उस रात मेरे साथ माला ने कोई बात नहीं की। मैंने कोई मजाक किए कहा नहा धोकर वह काफ़ी अच्छा लग रहा था। क्यों? बहुत छेड़छाड़ की, कई कोशिशें की कि सुलहनामा हो जाए, लेकिन उसने मुझे अपने पास फटकने नहीं दिया। नींद उस रात मुझे नहीं आई, फिर भी अंदर से मुझे इम्तिनान न था कि किसी न किसी तरह माला दूसरे रोज़ उसे भगा सकने में ज़रूर कामयाब हो जाएगी। लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत निकला। माना कि माला बहुत चालाक है, बहुत समझदार है, बहुत मनमोहनी है, लेकिन उस हरामजादे की ढिठाई का ही कोई मुकाबला नहीं। 3 दिन तक माला उसकी खातिरदारी तवज्जो करती रही। मेरे कपड़े में वह अब बिल्कुल मुझ जैसा हो गया था और नज़र यूँ आता जैसे माला के 2 पति हों। मैं तो बहुत सवेरे गाड़ी लेकर दफ्तर निकल जाता था। पीछे उन दोनों में न जाने क्या बातें होती थी, लेकिन जब कभी उसे मौका मिलता वह मुझे अंदर ले जाकर डांटने लगती। अब यह मुर्दार कहाँ से निकलेगा भी या नहीं। जब तक यह घर में है हम किसी को ना तो बुला सकते हैं और ना ही किसी के यहाँ जा सकते हैं। मेरे बच्चे कहते हैं कि इसे बात करने तक की तमीज़ नहीं है। आखिर यह चाहता क्या है? मैं उससे क्या बताता कि वह क्या चाहता है। कभी कहता थोड़ा सब्र करो, अब जाने की सोच ही रहा होगा। कभी कहता क्या बताऊं, मैं तो खुद शर्मिंदा हूँ। कभी कहता तुमने खुद ही तो उसे सिर पर चढ़ा लिया है। अगर तुम्हारा बर्ताव रूखा होता तो माला ने अपना बर्ताव तो नहीं बदला, लेकिन चौथे रोज़ अपने बच्चों सहित घर छोड़कर अपने भाई के यहाँ चली गई। मैंने बहुत तेरा रोका, लेकिन वह नहीं मानी। उस रोज़ वह कमबख्त बहुत हंसा था, ज़ोर ज़ोर से, बार बार। आज माला को गए 5 रोज़ हो गए थे। मैंने दफ्तर जाना छोड़ दिया। वह फिर अपने असली रंग में आ गया। मेरे कपड़े उतारकर उससे फिर अपना वह मैला सा कुर्ता पजामा पहन लिया। कहता कुछ नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ वह क्या चाहता है। यह मौका फिर हाथ नहीं आएगा। वह चली गई है। बेहतर यही कि उसके लौटने से पहले तुम भी यहाँ से भाग चलो। उसकी चिंता मत करो, वह अपना इंतजाम खुद कर लेगी। और आज आखिरी में मैं उसे थोड़ी देर के लिए बेहोश कर देने के कामयाब हो गया हूँ। अब मैंने सामने 2 ही रास्ते हैं। एक यह कि होश आने से पहले उसे जान से मार डालूं, और दूसरा यह कि अपना ज़रूरी सामान बांध कर तैयार हो जाऊं और ज्यों उसे होश आए हम दोनों फिर उसी रास्ते पर चल दें जिससे भागकर कुछ बरस पहले मैंने माला की गोद में पनाह ली थी। अगर माला इस समय यहाँ होती तो वह कोई तीसरा रास्ता भी निकाल लेती, लेकिन वह नहीं है और मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। कहानी यहीं समाप्त होती है। अब वो अजनबी था, उसके साथ में लोग बहुत परेशान थे, तो कहानी यहीं तक है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।